Anjali Tiwari, welcoming you all to Angels English Learning. And today we are going to cover our second part of the chapter The Sound of Music, which is the Shehnai of Bismillah Khan. जैसे ही हमारे दिमाग में ये जो वर्ड शहनाई आता है तो सबसे पहले हमें नाम याद आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का. यस, जस्ट बिकॉज ही इज द ओनली वन जिन्होंने शहनाई को वर्ल्ड वाइड पहचान दिलाई, ग्लोबली फेमस किया, इंटरनेशनल लेवल पर ये शहनाई को लेकर के आए. So we are going to cover in this chapter how he just learned शहनाई, कैसे इन्होंने शहनाई को सीखा, क्या शहनाई पहले से इसी फॉर्म में थी या फिर शहनाई को कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसमें या कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तब ये शहनाई बनी, और कैसे शहनाई को इसका नाम मिला, इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा. विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. सो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं. क्या होता है, ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं, इनके जो पैटर्नल्स और मैटर्नल्स साइड के लोग होते हैं, ये पहले से ही म्यूज़िक में इंडल्ज थे. ये बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे. ये म्यूजिशियंस की फैमिली को ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी बिलोंग करते थे. तो क्या होता है, ये जो शहनाई है बेसिकली ये एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है किसका, पुंगी का. यस, इट साउंड्स वेरी कॉमिकल. क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट था जो कुछ शहनाई के जैसा ही देखने में लगता था बट वो उससे छोटा था, जिसका नाम था पुंगी. ये बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है बट इसका नाम यही था. तो एम्परर औरंगजेब के टाइम की ये बात है. He banned this musical instrument pungi just because the sound of this musical instrument was very unpleasant and shrill. इससे जो साउंड निकलता था वो बहुत ही ज़्यादा तीखा था, बहुत ही ज़्यादा तेज था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. So he banned this musical instrument pungi. और इसका बजना बैन हो गया. लोगों को लगता था कि कभी ना कभी ये वापस से ट्रेंड में आएगा. सो अ बाबर ऑफ बिलोंगिंग टू अ म्यूजिशियंस फैमिली, एक पेशे से एक नाई था जो कि म्यूजिशियंस की फैमिली को बिलोंग करता था. उसने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जाएं. सो ही जस्ट टुक अ हॉलो स्टेम. उसने खाली स्टेम लिया, उसमें 7 होल्स किए और उसने क्या किया, कभी किसी होल को बंद करके किसी होल को ओपन करके उसने उसको बजाना शुरू किया. एंड ही जस्ट फाउंड दैट अ मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम दैट. उससे बहुत ही सुरीली सी आवाज़ निकली. देन व्हाट हैपेंड, उसने उसको, क्योंकि वो म्यूजिशियंस का जो है रॉयल कोर्ट्स में आना जाना था उस फैमिली का, तो उसने जा करके उसको राजा के सामने कोर्ट में पेश किया, उसको बजाया. एंड एवरीबडी वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड. हर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, सबको वो बहुत अच्छा लगा. अब क्या करना था, सबको वो पसंद आ गया. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट इट वॉज अ ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ पुंगी. सो उसको वही नाम नहीं दे सकते थे बिकॉज ये नाम ऑलरेडी बैन हो चुका था. इसे कोई नया नाम भी देना था. तो शहनाई को शहनाई नाम कैसे पड़ा वो अब हम यहाँ पर जानेंगे. इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर. ये राजाओं के दरबार में पहली बार बजाया गया था. सो इट गॉट दैट शाही. एंड इट वॉज फर्स्टली प्लेड बाय अ बाबर. ये एक नाई के द्वारा, बाबर को हिंदी में नाई कहते हैं, उसके द्वारा सबसे पहली बार बजाया गया था. सो वहां से इन दोनों को जोड़ करके इसको नाम मिल गया शहनाई. सो इससे इसको नाम मिला शहनाई जस्ट बिकॉज इट वॉज फर्स्ट प्लेड बाय अ बाबर एंड इन द रॉयल कोर्ट. सो इट वॉज शहनाई नाउ. अब क्या होता है, धीरे धीरे ये शहनाई जो है वो शादियों में बजाई जाने लगी. जो भी अच्छे फॉर्च्यून को लेकर के आने वाले मोमेंट्स थे मंदिरों में, इन सब में बजाई जाने लगी. बट अभी इसको वो पहचान नहीं मिली थी. इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं जानता था या उसको कोई वर्ल्ड वाइड नहीं जानता था. तो क्या होता है, ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी होते हैं, इनका जन्म एक बहुत ही ज़्यादा जानी मानी म्यूजिशियंस की फैमिली में होता है. इनके जो पैटर्नल्स और मैटर्नल साइड के लोग थे, बोथ साइड्स वर वेरी गुड म्यूजिशियंस. ये लोग बहुत ही अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं. एंड देन व्हाट हैपेंड, एज ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, ही स्टार्टेड लर्निंग दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई फ्रॉम देयर ओनली. When he was a 5-year-old boy, तो ये गिल्ली डंडा खेलते रहते थे और वहाँ पर जाकर के मंदिरों में ऐसा कुछ चहीता नाम का म्यूजिक होता था, कोई गाना होता था, उसको ये वहाँ पर प्ले करते थे. एंड ही वॉज गेटिंग लड्डू ऑफ 1.5 kgs. इनको ये मिलता था और ये बहुत ज़्यादा खुश होते थे. एंड व्हेन ही रीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू हिज मैटरनल अंकल्स होम,
जब ये पहली बार अपने मैटरनल अंकल के घर गए वाराणसी में अपनी मदर के साथ में, ही हर्ड दैट शहनाई, इन्होंने अपने मामा जी को शहनाई प्ले करते हुए सुना, ये मंदिर में उनके साथ जाते थे और ये इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए, ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। इन्होंने बस अब सोच लिया कि अब इन्हें भी शहनाई बजाना सीखना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इन्होंने, ये गंगा के घाट पर जाकर के, मंदिरों में जाकर के, अकेले में बैठ के बस शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते रहते थे। एंड ही जस्ट इनोवेटेड सो मेनी राग्स, जो कि शहनाई की किसी ने सोचा भी न था कि शहनाई से इतने अच्छे राग, इतना अच्छा म्यूजिक निकलेगा। एंड फ्रॉम देयर ओनली ही नेवर स्टॉप्ड, और उसके बाद ये कभी नहीं रुके। डे आफ्टर डे इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिस की, और कैसे ये आगे बढ़ गए, कैसे इन्होंने शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर पहुंचाया, इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड इन्होंने उसको फेमस किया। आउट ऑफ कंट्री जाकर के ये कॉन्सर्ट्स करते थे, शहनाई प्ले करते थे। तो ये सब कुछ हम इस लेसन में देखेंगे और पढ़ेंगे, और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि अगर कोई कुछ करना चाहे, कुछ सीखना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। ज़रूरत किसकी होती है? प्रैक्टिस की और एक फर्म डिटर्मिनेशन की, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले, क्या कुछ किया है इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, कितने ये एक ट्रू पैट्रियट भी थे, बिकॉज ये अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए कभी भी ये अपनी कंट्री को, अपने टाउन को छोड़ करके नहीं गए। हम ये सब कुछ भी इस लेसन में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स सी अबाउट द चैप्टर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है चैप्टर के बारे में, उसको देख लेते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। जब भी हम शहनाई को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है, दैट इज़ अ वेडिंग। वो कोई शादी समारोह या फिर उसी से मिलता जुलता कोई फंक्शन, कोई सेरेमनी, कोई मुंडन, या कोई भी ऐसा ऑस्पिशियस ओकेजन जो गुड फॉर्च्यून के लिए होता है, मतलब जो कोई अच्छे शगुन के लिए होता है, कोई शुभ अवसर होता है, वहाँ पर ही हम शहनाई को देखते हैं। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और क्या होता है, दूसरी चीज़ जो है उसके जस्ट बाद हमारे दिमाग में आती है जब हम शहनाई का नाम सुनते हैं, तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। जी हाँ, हमारे दिमाग में अगर कोई दूसरा नाम आता है शहनाई से रिलेट करता हुआ, तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेल नोन शहनाई वादक, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, ग्लोबली फेमस हैं, जिन्होंने शहनाई को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया है, उसको पहचान दिलाई है। तो इनका नाम हमारे दिमाग में आता है क्योंकि ये शहनाई मैस्ट्रो है। मैस्ट्रो का मतलब होता है मास्टर, मतलब एकदम परफेक्ट। इनके जैसी शहनाई जो है वो कोई नहीं बजा सकता। इन्होंने उसको इतना ज़्यादा नाम दे दिया है, पहचान दे दी है। तो आज हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कैसे इन्होंने शहनाई को इतना ज़्यादा फेमस किया, उसको पहचान दिलाई। सो लेट्स स्टार्ट अवर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शाही घरानों में बजना जो है वो बैन कर दिया था, सख्त मना कर दिया था, और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था पुंगी। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि इसका जो साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट था, कानों को बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगता था, मेलोडियस नहीं लगता था, और बहुत ही ज़्यादा श्रिल था। श्रिल का मतलब होता है तीखा था। पुंगी became the generic name for reeded noise makers, और पुंगी जो है बैन होने के बाद एक आम तौर पर पूरी की पूरी जितनी भी रीडेड नॉइज मेकर्स थी, मतलब जो भी हॉलो होती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो जिनमें छेद होते हैं, इस तरह के जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, रीडेड नॉइज करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट थे, या जिन्हें फूंक मार के, हवा मार के बजाया जाता है, उन सब के लिए अब एक कॉमन नेम बन चुका था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि एक दिन ये वापस आएगा, किसी न किसी नए तरीके से, नए फॉर्म में भी ये वापस आ जाए। बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक बाबर था, बाबर का मतलब नाई, जो कि पेशे से जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं उनकी फैमिली को बिलोंग करता था, मतलब जो संगीतकार थे उनकी फैमिली को बिलोंग करता था, और जिसको अधिकार था या जिसका आना जाना था रॉयल पैलेस में, मतलब शाही घरानों में जिसका आना जाना था,
उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी को फिर से लेकर के आएगा यूज में, और उसकी जो टोनल क्वालिटी है, मतलब जो उसका तीखा सा साउंड है, उसको कम करने की कोशिश करेगा और कुछ उसे मेलोडियस बनाने की कोशिश करेगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. और उसने क्या किया, उसने एक पाइप लिया जो कि दिखने में बिल्कुल ही पुंगी के जैसा था, बट वो उससे लंबा था और उससे चौड़ा भी था, उससे ब्रॉडर भी था. समहाउ वो पुंगी के जैसा था. कैसा था वो? नेचुरल हॉलो स्टेम, अंदर से एकदम खाली स्टेम लिया. आप कह सकते हैं एक बांस की जो है पाइप जैसी ली, जो कि लंबाई और चौड़ाई में पुंगी से ज्यादा थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने 7 होल्स बना दिए उस पाइप में. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और इनमें से कुछ होल्स को खोलना, बंद करना, फिर उसमें फूंक मारना, ऐसे करके जब उसने ट्राई किया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. क्या होता है कि जब सबसे पहली बार ये बजाया गया रॉयल पैलेस में, तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट, बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस सा, सॉफ्ट सा साउंड निकला. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और सबसे पहली बार ये कहाँ बजाया गया? रॉयल पैलेस में, शाही दरबार में, शाही लोगों के सामने, और हर कोई इसको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से डिफरेंट था, क्योंकि पुंगी जो है वो इस नाम से बैन हो चुका था, तो अब इसे एक नया नाम देना था. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named the शहनाई. तो इसका नाम कहाँ से शहनाई पड़ा? इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों इसका नाम शहनाई पड़ गया? क्योंकि ये सबसे पहली बार शाहस चैम्बर में बजाया गया था. शाह मतलब शाही दरबार, चैम्बर मतलब दरबार, तो सबसे पहले ये शाही दरबार में बजाया गया था. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई कॉल्ड बार्बर. ये एक नाई के द्वारा बजाया गया था, जिसे हम इंग्लिश में बार्बर कहते हैं. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और इसीलिए इन दोनों को जोड़ करके इसका नाम शहनाई रख दिया गया, और तब से आज तक ये शहनाई के नाम से प्रचलित है. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. जो शहनाई से साउंड निकल रहा था उसे पवित्र माना जाने लगा, शुभ माना जाने लगा. इसीलिए जहाँ पर भी शुभ कार्य होता था वहाँ पर शहनाई का बजना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी हो गया था. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और यही रीज़न था कि ये आज भी जो मंदिर हैं वहाँ पर बजाया जाता है. एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट. इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं हो सकता, या शादियां जो है आज भी नॉर्दर्न इंडिया में शहनाई बजाए बिना नहीं हो सकती. मतलब नॉर्दर्न इंडियन वेडिंग का ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हो चुका है. इसके बिना शादियां होना या कोई भी शुभ कार्य होना वहाँ पर इम्पॉसिबल है. In the past, the Shehnai was the part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. क्या था? जो पुराना समय था उस वक्त में शहनाई को नौबत, नौबत मतलब वो 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रेडिशनली ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हिस्सा माना जाता था, जो रॉयल कोर्ट्स में बजाए जाते थे, रॉयल कोर्ट्स में प्ले किए जाते थे. इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ensemble, ना कि ensemble. सो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप इसको सही प्रोनाउंस करें. Till recently, it was used only in temples and weddings. और तब से लेके आज तक ये जो temples में और weddings में बजाई जा रही है. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, या जिनके बारे में ये चैप्टर है. तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, इसको एक क्लासिकल स्टेज पर लेकर के आने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को. एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of दमराव in बिहार. अब देखिए इन्होंने बिस्मिल्लाह खां से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां होने तक का जो सफ़र है वो कैसे तय किया. जब ये 5 साल के थे तो ये
दमराव नाम की एक जगह है जो कि बिहार में पड़ती है। वहां पर नदी के किनारे गिल्ली डंडा खेलते रहते थे। गिल्ली डंडा एक कुछ ऐसा गेम होता है जिसमें एक लकड़ी की ऐसे करके छोटी सी गिल्ली होती है और उसको लकड़ी के बड़े से डंडे के साथ खेला जाता है, somehow like bat and ball. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. और क्या होता था, वहीं पर खेलते खेलते पास में ही बिहारी जी का टेम्पल था, उसमें ये भोजपुरी में जाकर के चैता गाते थे। कुछ चैता होगा वहाँ पे, जो रिलीजियस भजन आप कह सकते हैं भोजपुरी में, या कुछ भी, इसके बारे में एग्जैक्टली यहाँ पर ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया, ऐसा कुछ होगा। तो ये वहाँ पर जाकर के मंदिर में गाते थे और एज अ रिवार्ड ये इनको लड्डू का बहुत ज़्यादा शौक था, और वो जो लड्डू था 1.25 kgs का, वो वहाँ पर एज अ प्राइज दिया जाता था, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और ये चैता गाने के लिए इनको एक 1.25 kgs का लड्डू दिया जाता था, उसी के लालच में जाकर के ये वहाँ पर गाते थे। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। और ये लगभग तब की बात है कि 80 साल पहले की बात है, और उसके बाद ये जो लड़का है, ये छोटा लड़का 5 साल का, जो एक 1.25 kgs के लड्डू के लिए चैता गाता था, उसने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया का है, जिसका नाम है द भारत रत्न, उसको पाने तक का सफर कैसे तय किया, ये अब हम आगे इस स्टोरी में पढ़ेंगे। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्ला खान ने जन्म लिया था। कहाँ? एक बिहार की वेल नोन म्यूजिशियंस की फैमिली में, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा जाने माने अच्छे संगीतकार थे बिहार के, उनकी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। His grandfather Rasool Bux Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur's King's Court। क्या इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके जो दादाजी थे, उनका नाम था रसूल बख्श खां। वो एक जो भोजपुर के किंग थे, उनके कोर्ट में ये शहनाई नवाज के नाम से जाने जाते थे। His father पैगंबर बख्श and the other paternal ancestors were also great शहनाई players। और इनके जो फादर थे उनका नाम था पैगंबर बख्श, और इनके अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल मतलब होता है पिता की तरफ के जो पूर्वज थे, जो इनके ग्रैंडफादर, फादर, ये सब थे, ये सब भी बड़े ही जाने माने शहनाई प्लेयर्स थे, बहुत अच्छे से शहनाई प्ले करते थे। तो ये ऐसा था कि इनको ये चीज़ विरासत में मिली थी, आप ये कह सकते हैं, इनको इनके फादर से, ग्रैंडफादर से ये क्वालिटी मिली थी शहनाई प्ले करने की, और धीरे धीरे इसको इन्होंने और ज़्यादा इम्प्रूव किया। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब ये जो छोटा लड़का था, इसकी लाइफ में म्यूजिक बचपन से ही था। यहाँ पर हम बिस्मिल्ला खान जी की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए कहा गया है कि इनकी लाइफ में म्यूजिक बचपन से ही था, जस्ट बिकॉज इनके जो एंसेस्टर्स थे, पैटर्नल्स और मैटर्नल्स, उनका रॉयल कोर्ट्स में आना जाना था, और ये वो एक अच्छे म्यूजिशियंस में काउंट किए जाते थे। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai। जब ये 3 साल के थे तो इनकी मदर जो है वो इनको इनके मामा जी के घर लेकर के जाती हैं, जो कि बनारस में रहते थे, प्रेजेंट टाइम में जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो बिस्मिल्ला खान जी ने अपने अंकल्स को, मतलब अपने मामा लोगों को प्रैक्टिस करते देखा शहनाई की, एंड ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है प्रभावित होना, अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ। Soon Bismillah started accompanies his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the shehnai। तो क्या हुआ, जब ये वहाँ पर अपने मामा जी के घर पे रह रहे थे, तो ये भी अपने मामा जी के साथ में जाने लगे। कहाँ पर? विष्णु जी के टेम्पल में। इनके जो मामा जी थे अली बख्श, वो एक एम्प्लॉय थे, शहनाई प्ले करने के का काम करते थे वो वहाँ पर, तो ये भी उनके साथ साथ वहाँ पर जाने लगे। Ali Bux would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। और अली बख्श जो हैं वो शहनाई बजाते रहते थे वहीं पर विष्णु जी के टेम्पल में, और बिस्मिल्ला खान जी क्या करते थे,
वहाँ पर बैठे रहते थे, घंटों बैठे रहते थे, सिट कैप्टिवेटेड, मतलब बिना बोर हुए या फिर बिना ज़रा सा भी अपना ध्यान भटकाए कंटिन्यूअसली उनको देखते रहते थे. Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपने पैटर्नल्स और मैटर्नल साइड के जो भी लोग थे जो बहुत अच्छे से शहनाई प्ले कर लेते थे, उनसे इन्होंने सीखना शुरू कर दिया, लेसन्स लेने शुरू कर दिए शहनाई बजाने के. और ये दिन भर प्रैक्टिस करते रहते थे, घंटों बैठ के प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई बजाने की. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitudes. और आने वाले समय में, मतलब काफ़ी साल प्रैक्टिस करने के बाद, जो बालाजी का टेम्पल था, मंगला मैया टेम्पल था और जो गंगा के घाट थे, वो इस यंग अप्रेंटिस के लिए, अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, इस यंग ट्रेनी के लिए, क्योंकि अभी ये इन्होंने नया नया सीखना शुरू किया था और अभी इनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इनको यंग अप्रेंटिस कहा गया है, यंग ट्रेनी यहाँ पर बोला गया है. इनके ये जो जगह हैं लाइक बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल और गंगा के घाट, ये इनके फेवरेट प्लेसेस थे. फेवरेट हॉन्ट्स का मतलब होता है फेवरेट प्लेसेस, जहाँ बार बार जाना पसंद करें और या फिर जहाँ पर जाकर के आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आए. तो ये यहाँ पर जाकर के घंटों प्रैक्टिस किया करते थे. कैसे? अकेले में. सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले. जैसा कि आप जानते हैं जो म्यूजिशियंस होते हैं वो अकेले में प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं. उसका रीज़न ये होता है कि वो म्यूज़िक को फील कर पाते हैं, सुन पाते हैं और अपनी जो भी गलतियां होती हैं उनको अच्छे से महसूस कर पाते हैं और उसको करेक्शन करते हैं. इसलिए ये भी वहां पर जाकर के अकेले अच्छे से प्रैक्टिस करते थे अपनी फेवरेट प्लेसेस पर. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. और ये जो गंगा का बहता जल था वो इन्हें प्रेरित करता था, इन्हें इंस्पायर करता था, इन्हें प्रेरणा देता था टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट राग्स. क्या करने का? अपनी जो शहनाई प्ले करने का जो तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट करने का. और इन्होंने क्या किया, वहाँ पर गंगा किनारे बैठ करके कुछ ऐसे राग का इन्वेंशन किया जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहनाई की रेंज यहाँ तक हो सकती है या शहनाई से इतने अच्छे राग, इतने अच्छे सुर निकल सकते हैं. तो ऐसा इन्वेंशन इन्होंने गंगा किनारे बैठ करके किया, जहाँ पर बैठ करके इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी. क्लियर? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब ये 14 years के थे तो ये अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए. At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो वहाँ पर जब इनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई, जब इन्होंने अपना शहनाई प्ले करने का जो परफॉर्मेंस था उसको ख़त्म कर लिया, तो वहाँ पर एक म्यूजिशियन आए हुए थे जिनका नाम था उस्ताद फयाज खान. उन्होंने ऐसे इनकी बैक पे, मतलब इनकी पीठ को थपथपाया, इनको अप्रिशिएट किया और इनसे कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कठिन परिश्रम करो, मतलब अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो निश्चित ही तुम एक दिन बहुत अच्छा काम कर पाओगे, बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर तुम बन सकोगे. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. और क्या हुआ, जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में आया 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान जी को बहुत बड़ा ब्रेक मिला. आप ये कह सकते हैं ये इनके करियर का टर्निंग पॉइंट था. यहाँ से आप इनका जो आगे का सफ़र था वो शुरू हुआ. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और ये जल्द ही रेडियो पर एक बहुत अच्छे शहनाई वादक के उस नाम से प्रसिद्ध हो गए. अब इनकी शहनाई जो है वो रेडियो पर सुनाई देती थी और लोग बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर हो रहे थे, इम्प्रेस हो रहे थे. यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे गिल्ली डंडा खेलने वाला जो लड़का है या मंदिर में जाकर के लड्डू के लालच में परफॉर्मेंस देने वाला लड़का इतना ज़्यादा अपने पैटर्नल्स और मैटर्नल्स साइड के लोगों से इम्प्रेस हो जाता है, उनको शहनाई बजाते हुए सुन करके वो बिल्कुल इंस्पायर हो जाता है कि उसको बस शहनाई के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता. और वो घंटों मंदिर के बाहर और गंगा के किनारे जाकर के अकेले में प्रैक्टिस करते रहते, सब कुछ भूल जाते हैं. और कैसे वो शहनाई को आगे एक इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के जाते हैं, क्लासिकल फील्ड में लेकर के जाते हैं, कैसे वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली शहनाई को फेमस करते हैं, वो अभी हमें देखना बाकी है. उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं आगे हम इस लेसन में ये पढ़ने वाले हैं.
इसके लिए आपको इसकी पार्ट 2 देखनी पड़ेगी। तो मिलती हूँ मैं आपको पार्ट 2 सीरीज़ में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।